नमस्कार साथियों, मैं विनय Study.96 के YouTube चैनल पर आप सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी इंडियन पॉलिटी की ये चौथी क्लास है। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी की 3 क्लास को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। साथियों, इससे पहले की जो 3 क्लास जो हैं और आज की जो क्लास है, इन क्लासों को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से कराने का प्रयास किया है। यदि आप इंडियन पॉलिटी को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इन तीनों वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि इन तीनों वीडियोज़ में मैंने उन बेसिक कंसेप्ट को देने का प्रयास किया है जो आपकी इंडियन पॉलिटी की समझ को विकसित करने में सहायक हेल्पफुल होंगे। ठीक है, फिलहाल हम आज की बात करें तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है आपका संविधान निर्माण और संविधान निर्मात्री सभा। साथियों, आज हम जानेंगे कि संविधान निर्माण जो है किस प्रकार से संविधान निर्माण हुआ, साथ साथ संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया किन की परिणाम से होकर गुजरी है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि संविधान क्या है। इसका शॉर्ट, हालांकि संविधान की क्लास को मैं पहले से बता चुका हूँ, संविधान क्या है, किस प्रकार से कितने प्रकार के संविधान होते हैं, इसके बारे में मैंने आपकी तीसरी क्लास में सब कुछ संविधान के बारे में बताया है। ठीक है, आज हम संविधान के बारे में कुछ शॉर्ट रूप से जानेंगे, संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद जो हमारी संविधान सभा है या संविधान निर्मात्री सभा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि संविधान संकट की हर घड़ी में राष्ट्र को राह दिखाने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। राजनीति की दुनिया हो या फिर सामान्य लोग, ज़्यादातर को पता है कि संविधान सभा ने जिस संविधान को स्वीकार किया था उसे सबसे पहले ड्राफ्ट कमेटी द्वारा उसको तैयार किया गया था। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान निर्माण और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा थी, संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था उसका प्रतीक चिन्ह आपको देख पा रहे होंगे। ये आपको जो दिख रहा है आपका संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें एक हाथी और एक राउंड शेप की जो आकृति है, यह संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था। उसके आपको राइट साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके राइट साइड पे आपको संविधान सभा की कार्रवाई करते हुए दिखाया जा रहा है। इसमें संविधान सभा के कुछ प्रमुख नेता यहाँ पे दिखाए गए हैं। हम आज देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि संविधान इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखें तो संविधान निर्माण की मांग किस प्रकार से भारतीयों के लिए उठी थी। तो सबसे पहले बात करें संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 स्वराज विधेयक के माध्यम के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें अंग्रेजों से घरेलू शासन संचालन की मांग की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज अंग्रेजों द्वारा दिया गया कोई मुफ्त उपहार नहीं होगा तथा भारतीय अपने शासन का संचालन स्वयं के माध्यम से बनाए गए संविधान द्वारा करेंगे। फिर उसके बाद से 1922 में अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। इसका निर्माण मुंबई में किया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान इसमें रखे गए थे। इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज की मांग उठी। इस मांग के साथ ही हर साल प्रतीकात्मक तौर पर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। हमने 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के मनाने की घोषणा की थी, 26 जनवरी 1930 को। तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारा संविधान बनकर लागू हो गया, तो ये 26 जनवरी 1930 का जो महत्व है, कहीं इसका महत्व कम ना हो जाए, इसलिए हमने क्या किया कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसको हमने गणतंत्र दिवस के रूप में इसको महत्व रखा। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने पहली बार मंच से चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी। और 1938 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत के लिए संविधान की औपचारिक मांग रखी थी। ठीक है, इस प्रकार से भारत की संविधान की मांग की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब जो कि 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1942 में एक मिशन भारत आया था, इसका नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है, इस क्रिप्स मिशन ने भारतीयों के संविधान के लिए बात कही, लेकिन इसकी जो कार्रवाई थी, जो भी इसके मतलब जो संविधान निर्माण की जो कार्रवाई थी, वो युद्ध के बाद करने की इसने बात की थी। आश्वासन दिया था कि हम युद्ध के बाद आपके संविधान की बात करें, निर्माण की मांग रखेंगे। लेकिन भारतीय नेताओं ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और इसे पोस्ट डेटेड चेक के नाम की संज्ञा दी थी। ठीक है, भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची।
इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई तथा इसके 2 अन्य सदस्य एबी अलेक्जेंडर तथा स्टेफोर्ड क्रिप्स के 2 अन्य सदस्य थे। कैबिनेट मिशन ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा की बात कही थी। जो आप लंदन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री के एक सदस्य थे, इसका नाम था पैथिक लॉरेंस। उस पैथिक लॉरेंस के साथ उसके 3 उनके पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाकर उसके साथ 2 अन्य लोगों को भेजा गया था, जो कि स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये भारत आते हैं और भारत इनको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, और उन्होंने सबसे पहले भारतीयों के संविधान की मांग कही थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हम देखना चाहते जो आपके जो पैथिक लॉरेंस जो हैं, सर पैथिक लॉरेंस यहाँ पे आपको दिखाएगा, ये पैथिक लॉरेंस है, और साथ साथ इसके स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, और साथ साथ ये जिन्ना से मुलाकात करते उनको देखा जा सकता है। इसके आगे हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन, जो भारत में कैबिनेट मिशन आ जाता है, तो कैबिनेट मिशन की मंशा यह थी कि संविधान निर्माण का निकाय का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। पर वयस्क मता के आधार पर जब संविधान निर्माण का गठन किया जाता तो उसमें अवांछनीय विलंब हो जाता, तो इसके लिए एक व्यवहार तरीका यह निकाला गया कि 1945 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे और 1946 में आपके प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो इसके हमने एक व्यवहार तरीका निकाला कि जो 1946 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस प्रांतीय विधानसभा के चुनाव का उपयोग हम संविधान सभा के सदस्यों के गठन में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना गया था। ठीक है, इस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव हुआ, प्रारंभ हुआ। और इसमें देखो जो 1946 में जो इलेक्शन जो प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुए थे, प्रांतीय जो चुनाव हुए थे, उसमें कुछ सीटें मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व कर रखी थी, सॉरी जो मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर रखी थी। जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करें तो इसमें 228 सीटें थी, और इसमें मुस्लिम लीग के लिए 200 जिसमें आपको मुस्लिम लोगों के लिए 600 सीटें रिजर्व कर रखी थी, और जिसमें से 54 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। तो इस प्रकार से कुछ आपको दिखाया गया है कि कुछ सीटों को बंटवारा यहाँ पे दिखाया गया किस प्रकार से मुसलमानों की टोटल सीटें कितनी थी, और उसमें कितनी सीटें मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व रखी गई थी, और कितनी सीटें जो मुस्लिम लीग की तरफ जीती गई थी। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित होने वाले संविधान निर्माती सभा के लिए निम्नलिखित प्रावधान क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान का गठन निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार से किया गया था। संविधान के जो सभा के सदस्य चुनकर आए थे वो मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के थे। इसमें कुछ सदस्य निर्वाचित थे, इसमें कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे। इस संविधान सभा में टोटल सीटें जो निर्धारित की गई थी वो 389 सीटें संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत से, जबकि आपकी 4 सीटें चीफ कमिश्नरी से और 93 सीटें देसी रियासतों से थी। जहां हम बात करें 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत की और 4 चीफ कमिश्नरी सीटें, कुल मिलाकर 296 सीटें। इन 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए निर्वाचन किया गया था। ठीक है, जिनके लिए चुनाव की प्रक्रिया की गई थी, जबकि जो 93 सीटें थी वो राजाओं की तरह जो देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों के राजाओं द्वारा अपने प्रतिनिधियों को भेजा गया था मनोनीत करके। ठीक है, इस प्रकार से टोटल केवल मात्र 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ, 93 सीटों पर निर्वाचन नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से संविधान के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के थे। आगे हम देखते हैं कि जो 4 चीफ कमिश्नरियां थी वो कौन कौन सी 4 चीफ कमिश्नरियां थी। सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली, जिसमें आपकी दिल्ली और उसके बाद से जो कुर्ग था, सबसे पहले दिल्ली थी, उसके बाद से कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, उसके बाद से अजमेर मारवाड़, और उसके बाद से ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरियां थी। ठीक है, और इसके बाद हम आगे देखेंगे नंबर 3 कि ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नर के क्षेत्र में जहाँ पे निर्वाचन हुआ था, उनकी जहाँ पे जिन क्षेत्रों में 296 सीटों में जहाँ पे निर्वाचन हुआ था, उन पे सीटों का जो बंटवारा किया गया तो 10 लाख की आबादी पर 1 सीट निर्धारित की गई थी। मतलब 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी, उस 10 लाख की पॉपुलेशन पे 1 सदस्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन समुदाय के बीच में किया गया था। मतलब जो सीटों का जो बंटवारा किया गया था मुख्यतः 3 समुदाय के लोगों के बीच में किया गया था। एक तो मुस्लिम लोगों के बीच में, तीसरा दूसरा सिख के बीच में, और बाकी सब जनरल मतलब साधारण लोगों के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे हम देखेंगे संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांतों को 296 प्रतिनिधियों को जो संप्रदाय के आधार पर विभाजन किया गया था, उसमें 213 सीटें तो सामान्य वर्ग के लिए रखी गई थी, 79 सीटें मुसलमान लोगों के लिए, और जो 4 सीटें थी वो सिख संप्रदाय के लिए लोगों के लिए रखी गई थी। हम आगे देखेंगे प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में एक एकल सकमड़ी मत पद्धति के द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा चुना गया था। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति का आज का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, एकल सकमड़ी मत पद्धति के द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम द्वारा, मतलब इसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ था। ठीक है,
हम फिर आगे कभी देखेंगे जब राष्ट्रपति के बारे में जब हम पॉलिटी क्लास में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम क्या होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में जो एसटी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो सदस्यों की संख्या थी वो 33 थी और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कुल मिला के 12 थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था, संविधान सभा का पूरी असेंबली का जो प्रतीक चिन्ह, ठीक है, जो हाथी था जो दिखाया गया है। हम आगे देखेंगे कि संविधान सभा की बैठकों संविधान की बैठकों के बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर भवन के पुस्तकालय भवन में इनकी पहली बैठक हुई थी। और जब पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में कुछ कार्य ज़्यादा नहीं हो पाया। उस दिन हमने क्या किया, जो सदन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। और उसके अगला जब हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, हालांकि पहली बैठक को मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया और पाकिस्तान की अलग संविधान की मांग जिन्ना के द्वारा रखी गई थी। उसमें हम बात करें कि जो आपकी पहली बैठक हुई थी उस पहली बैठक में लगभग 207 मेंबर 207 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट थे, वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे पहली बैठक के दौरान। उसमें से 9 महिलाएं थी। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, उस दिन संविधान सभा में निर्वाचन होता है और चुनाव पद्धति के द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। संविधान सभा की जो अगली जो कार्यवाही होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव रखी जाती है और इसी दिन संविधान की जो बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि पंडित नेहरू एवर्स जैनिंग के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार करवाना चाहते थे, परंतु गांधी जी के कहने पर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी गई थी। आपको बताना कि जो एवर्स जैनिंग थे एक ब्रिटेन के एक संविधानविद हैं, एक मतलब संविधान मतलब कानून के बहुत बड़े जानकार थे ब्रिटेन के। तो पंडित नेहरू क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनको एक लेटर लिखकर एवर्स जैनिंग के द्वारा संविधान को ड्राफ्ट करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने गांधी से थोड़ी सी सलाह करने की सोचा। तो गांधी ने उसकी मतलब जो ड्राफ्ट करने की जो पुनीत कार्य की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर डालने के लिए बोल दिया था। हालांकि इसके लिए हम एक अलग सेशन करने वाले हैं। इसके जो अगला सेशन होगा हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो किस प्रकार से चुनकर आए संविधान सभा में। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले मुंबई से चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो बांग्ला जो आजकल जो बांग्लादेश में एक पहले जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और जो आज पहले बंगाल था, बंगाल में एक जगह थी इसका नाम था जैसुल खुलना सीट। उस जैसुल खुलना सीट से संविधान सभा के लिए चुनकर आए थे। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश का विभाजन हो गया तो हमारे जो पूरी पाकिस्तान का जो मतलब जो आपको जो बंगाल था, पूरी बंगाल था, उस पूरी बंगाल को हम पूरी पाकिस्तान बना दिया गया। और वो बंगाल का विभाजन होने के बाद जो हमारी जो उसका जो प्रभाव जो पड़ा ना कि डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्तिगत जीवन में पड़ा बल्कि उनकी सदस्यता पर भी पड़ा। कुल मिला के कहने का अर्थ मेरा ये है कि जब हमारे देश का विभाजन हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर जिस सीट से चुनकर आए थे वो सीट चली गई थी पाकिस्तान में। ठीक है, तो जब संविधान सभा जब विभाजन के बाद पुनः जब मिली 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा पुनः मिलती है, उनका जो सम्मेत होती है, तो उस दिन जहाँ संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उनकी सीट सदस्यों की संख्या 389 थी। वो संविधान जब द्वारा पुनः संविधान सभा जब मिली 31 दिसंबर 1947 को पुनः मिली तो उनकी संख्या घटकर 299 रह गई थी। ठीक है, 299 जहाँ पे 389 संख्या थी वो घटकर 299 रह गई थी। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया जाता है। हालांकि मैंने आपको बताया डॉक्टर अम्बेडकर पुनः कांग्रेस की सीट से आर जयशंकर नाम के जो व्यक्ति थे मुंबई से लड़े हुए थे, उन कांग्रेस की सीट से जो खड़े हुए थे जीतकर जो संविधान सभा में आए हुए थे उनकी सीट को खाली करवाया जाता है। फिर कांग्रेस के सहयोग से पुनः वो संविधान सभा के लिए चुनकर आते हैं। फिर उन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, जो प्रारूप समिति में कुल मिला के 7 सदस्य, इसमें एक डॉक्टर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। अन्य 6 सदस्यों की बात करें तो के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाली स्वामी अयंगर, डीपी खेतान को टीटी कृष्णाचार्य की मृत्यु के बाद बनाया गया था, जो कि 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी उसके टीटी कृष्णाचार्य की, तो उनकी मृत्यु के बाद डीपी खेतान को बनाया गया था। और उसके बाद से एन माधवराव जिनको बनाया गया था BL मित्र के स्थान पर बनाया गया था। हम बात करते हैं कि जो संविधान सभा के जो सलाहकार नियुक्त किए थे वो BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव के बारे में कहा जाता है कि ये एक बड़े ही बुद्धिमान किस्म के व्यक्ति थे। अगर हम पूरे संविधान सभा में सबसे विद्वान व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर सबसे शायद टॉप लेवल की बात की जाती है कि जितना पढ़े लिखे डॉक्टर अम्बेडकर थे उसके सेकंड पोजीशन पर कोई थे तो वो तो डॉक्टर BN राव थे। डॉक्टर BN राव के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया भर के 60 देशों के संविधान को ज्ञान उन्होंने ग्रहण कर रखा था।
साथ साथ इन्होंने भारत की ओर से जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपका जो नीदरलैंड के हैग में स्थित है, वहाँ पे भारत की उन्होंने कार्रवाई में भी भाग लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिला के इन्हें काफ़ी कानून की काफ़ी गहरी जानकारी थी डॉक्टर बी एन राव को भी। आगे हम देखते हैं कि जो संविधान सभा के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा के लिए कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा के लिए कुल मिला के 19 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी। एक जो 8 थी वो थी मेजर कमेटी, जो 11 जो आपकी जो 11 कमेटियां बचती हैं वो आपकी माइनर कमेटी थी, मतलब छोटी समितियां थी। हम बात करें कि जो बड़ी समितियां थी उनमें कौन सी प्रमुख बड़ी समितियां हैं, तो आप पहला देख सकते हो संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्ष हैं जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघ संविधान शक्ति, जिसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और तीसरी थी स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, मतलब राज्यों के साथ वार्तालाप करने के लिए अर्थात राज्यों के लिए समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हम चौथी समिति को देखते हैं, तो चौथी समिति है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, अर्थात प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद आता पांचवी जो है उसका स्टीयरिंग कमेटी, जिसको हम संचालन समिति बोलते हैं, संचालन, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समिति जो छठवीं समिति, जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, अर्थात जो संविधान की मुख्य समिति थी जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगली जो कमेटी है उसका नाम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अर्थात प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और उसके बाद एक और कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल ऑफ एक्सक्लूडेड एरिया, अर्थात कम समझे तो उसे हम सिंपल भाषा में कैसे परामर्श समिति थी। इस परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। हालांकि परामर्श समिति के अंदर 2 उप समितियां भी थी, और उप समितियों के बारे में हम देखते हैं कि उप समिति कौन कौन सी थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एडवाइजरी कमेटी 5th नंबर पर आप देख सकते हो जो एडवाइजरी कमेटी है। इस एडवाइजरी कमेटी के अंदर 2 उप समितियां थी। एक का नाम है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, अर्थात मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष है JB कृपलानी। और इसके बाद से माइनॉरिटी सब कमेटी अर्थात अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी, जैसे आप देख पा रहे हो SC मुखर्जी यहाँ पे है। उसके बाद से हम देखेंगे प्रोसीडर रूल ऑफ प्रोसीडर कमेटी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से मुख्य जो एक और समिति है जिसका एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, अर्थात राष्ट्रीय झंडे के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस झंडे इसके झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसके थे S वृद्धाचारी। उसके बाद से हम देखेंगे एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, इसके भी अध्यक्ष थे S वृद्धाचारी। ठीक है, तो ये मुख्य समितियां थी जो संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, इनके कुछ मैंने अध्यक्षों के नाम भी बताए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो टोटल मिला के 19 समितियां थी, जिसे हम 8+11 कमेटी बोलते हैं, वो किस प्रकार के स्टेप में कार्य करती थी। तो सबसे पहले तो कार्य होता था, जितनी प्रकार की समिति टोटल मिला के 19 समितियां थी वो अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करती थी। ठीक है, तो वो आपका पहला पॉइंट था कि सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाई कमेटी। जितनी कमेटियां थी वो कमेटी सबसे पहले क्या करती, अपनी रिपोर्ट को पेश करती थी। उसके बाद क्या होता था, मेकिंग अ शॉर्ट ड्राफ्ट बाय द BN राव। मैंने आपको बताया BN राव को 60 देशों के संविधान को ज्ञान था, और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से सुनवाई भी कर रखी है। तो ये कुमला के संविधान सभा के सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था। तो ये क्या करते थे, संविधान सभा के लिए शॉर्ट ड्राफ्ट तैयार करते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आता था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी इसके ऊपर डिटेल ड्राफ्ट बनाती थी, विस्तृत पूर्वक ड्राफ्ट तैयार करती थी इसके ऊपर। उसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद जब संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी अपना ड्राफ्ट बनाकर तैयार करती थी, उसके बाद संविधान सभा में इसके ऊपर चर्चा होती थी, डिस्कशन होता था। ठीक है, इसके बाद जो 5वां नंबर आता है उसके जो थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी कमेटी। इसके बाद वो जाता था परामर्श समिति के पास में, जिसके कुछ सुझाव प्रकट करने होते थे। तो सुझाव भी प्रकट करने का काम जिसके अध्यक्ष मैंने आपको बताए थे सरदार पटेल जी उनके अध्यक्ष थे। तो उसके बाद उसके परामर्श कोई सलाह मशवरा जो पेश करने का जो काम था वो जो आपकी एडवाइजरी कमेटी का था। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा के 3 वाचन हुए हैं। संविधान को बनाने में हमने 3 स्टेप्स किए हैं। जैसे कि हमने पहला स्टेप किया तो उसकी पहले हमने रीडिंग की, ठीक है, जो भी गलतियां थी उसको हमने सुधार करने का काम किया। तो इस प्रकार से हमने 3 स्टेप में संविधान को बनाया। ठीक है, तो इसको हम रीडिंग बोलते हैं। जैसे हमने पहला स्टेप किया तो उसके बाद रीडिंग की, फिर सेकंड स्टेप किया उसकी अपने फिर उसको रीडिंग की। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा स्टेप किया फिर उसकी हमने रीडिंग की। तो इस प्रकार से संविधान बनाने की प्रक्रिया में 3 बार उसकी रीडिंग की है। तो हम देखते हैं कि संविधान का प्रथम वाचन हुआ था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, जो कि 17 अक्टूबर 1949 तक ईस्वी तक चला था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया। इस दिन संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, इसलिए 284 सदस्यों ने इसको स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था। उस पर अपने 284 सदस्यों ने अपने साइन किए थे। ठीक है, और साइन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, अब इसके बाद कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि संविधान से संबंधित कुछ हमने इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। साथियों, बात करें संविधान सभा का कुल कार्य दिवस 165 दिनों का था। मतलब संविधान सभा ने कुल मिलाकर 165 दिनों तक कार्य किया था, जिसमें 11 सत्र हुए थे। इन 11 सत्रों में 105 बैठकें हुई तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी से पूर्व भारत 4 अधिवेशन को कंप्लीट कर चुका था, चार अधिवेशन को पहले से पूर्ण कर चुका था। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, जब कुल मिला के जब हमारे 12 अधिवेशन होते हैं, 12 अधिवेशन में हमारा संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। हम बात करें जब हमारा संविधान का 7वां अधिवेशन चल रहा था, ठीक है, 7वें अधिवेशन के दौरान मतलब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो 7वें अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को 7वें अधिवेशन में श्रद्धांजलि दी गई थी संविधान सभा में। ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। अब देखते हैं कि भारत का संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कुल मिला के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में, और इस पर लगभग मतलब लगभग धनराशि 63,96,729 रुपये की धनराशि खर्च हुई थी। लगभग हम कह सकते हैं 64 लाख रुपये इस संविधान की बनाने की प्रक्रिया में टोटल रुपये का खर्चा आया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 60 देशों का अनुकोड लिया गया है। आप अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में भारत में जो संविधान जो बनाया गया उसमें 60 देशों का अनुकोड है। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो इसमें एक संशोधन के माध्यम से एक और देशों से हमने एक अनुकोड लिए रखा है। आपको पता है कि 42वें संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, जिसके द्वारा आपके भाग 4 का और आर्टिकल 51 का में हमने एक प्रावधान जोड़ा जिसका नाम था मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने जोड़ा है। ठीक है, वो जो कि कहाँ से लिया गया, जो कि यूएसएसआर जो कि वर्तमान के रूस से कॉपी किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमारे संविधान में 61 देशों का अनुकरण हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारे संविधान में जो कॉपी जो देखने को मिलती है, जितने उदाहरण में काफ़ी चीज़ों प्रावधानों को उधार लिया है, वो 61 देशों से उधारी के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 42 संशोधन के माध्यम से यूएसआर के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को लेने के बाद हमारे देशों में जो अनुकरणों की संख्या हो सकती है वो हो गई है, वो 61 हो गई है। अब देखेंगे कि मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित कर लिया था। भारत को मई 1949 में राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ की सदस्यता मिल चुकी थी। भारतीय संविधान सहमति, जो भारतीय संविधान है वो सहमति और समायोजन के आधार पर बना है। क्योंकि भारत ने वोटिंग से, जो भारतीय संविधान के निर्माण के समय हम वोटिंग से बहुत, मतलब जब संविधान सभा थी उन्होंने वोटिंग से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है। क्योंकि जब वोटिंग होती तो संविधान की अगर वोटिंग के द्वारा संविधान बनाया जाता तो संविधान की प्रक्रिया बहुत खटास भरी हो जाती। क्योंकि जब एक पक्ष में कोई वोट दे देता, दूसरा वाला व्यक्ति सोचता है कि अगली बार उसको देख लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, संविधान की बनाने की जो प्रक्रिया बहुत खटास भरी हो जाती। इसलिए संविधान बनाने में सहमति और समायोजन को आधार बनाया गया है। हमने वोटिंग से बचने का बहुत बड़ा प्रयास किया है संविधान बनाने के दौरान। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान सभा 2 प्रकार से कार्य करती थी। जो संविधान सभा ने जो कार्य करती थी वो 2 प्रकार संविधान सभा 2 प्रकार से कार्य करती थी। जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता था तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष उनकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब जो संविधान सभा थी जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, तो आप पढ़ते हो कि संसद के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर, जो जीवी मालवंकर अर्थात गणेश वासुदेव मालवंकर, इन्हें जीवी मालवंकर शॉर्ट में कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले इन्हें लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मालवंकर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान 2 प्रकार के कार्य करती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, पहला क्या करती थी, संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब वो विधायिका कार्य करती तो उसके अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर थे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु अंतिम बैठक आपकी 26 नवंबर 1949 को होती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा सा 26 नवंबर 1949 होगा। 26 नवंबर 1949 को आयोजित होती है। इस दिन लगभग 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, और राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे मास्टर बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, इन व्यक्तियों ने संविधान पर पहले साइन किए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई जाती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, जब हमने संविधान बनाकर तैयार कर लिया तो अब उसकी कॉपियाँ बनानी थी, उस कॉपियों को सजाना भी था। ठीक है, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसे सजाने और कॉपी बनाने सजाने के काम
और इसकी खोज में निकले हुए थे कि तो संविधान की जो कॉपियां को किस प्रकार से सजाई जाए, तो उनकी खोज में वो निकले हुए थे। तो इनकी खोज जाकर जब पूरी होती है शांति बंगाल के शांति निकेतन में जाकर, ठीक है, जहां उनकी मुलाकात होती है नंदलाल बोस से। नंदलाल बोस जो थे कला भवन के प्राध्यापक के तौर पर काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति निकेतन में आए हुए थे, जिनकी मुलाकात नंदलाल बोस से हुई, और पंडित नेहरू ने संविधान को भारतीय चित्रों से सजाने का आग्रह किया, जिसे नंदलाल बोस ने स्वीकार कर लिया था। भारत के संविधान को नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन के कलाकारों से अद्भुत और भव्य तरीके से सजाया गया है, जिसमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल जैसे कुछ चित्रों को सजाया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी, सुभाष, हिमालय से सागर तक आदि के सुंदर चित्रों को भव्य रूप से उकेरा गया है। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्राएं, इन चित्रों की शुरुआत भारत के प्रथम पृष्ठ होते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ होती है, जिसमें आपको सारनाथ के अशोक स्तंभ को वहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होगे, ये आपका संविधान सभा का प्रथम पृष्ठ है। इसमें पहले पृष्ठ में आपको दिखाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका सबसे पहले पृष्ठ आपको दिख रहा है, भव्य तरीके से सजाया गया, इसमें आपको अशोक स्तंभ दिख रहा है। इसके सेकंड पेज पर देखोगे, नीचे सेकंड के नीचे देख पाओगे तो आपको दिखेगा कि जो आपको जो सेकंड पेज में संविधान की प्रस्तावना अंकित की गई है, और संविधान की प्रस्तावना जो कि बॉर्डर लैंड में उपयोग की गई है। तो इसकी जो आप देख पा रहे हो, इसको सजाने का जो काम किया है, इसकी चाहते जो डिजाइन बनाने का काम किया, वो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता नंदलाल बोस ने की थी। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे कि बताया सेकंड पेज, इसी प्रकार से संविधान के प्रत्येक पेज को अलग अलग तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद ये तो सजाने का काम हो गया, इसके बाद उसको लिखने का काम भी आता है। मैंने आपको बताया कि संविधान लिखा था संविधान सभा ने, उसके बाद उसकी कॉपियां बनाई गई थी हैंड राइटिंग राइटिंग से। उस हैंड राइटिंग राइटिंग के द्वारा बनाने का काम किया था प्रेम बिहारी राजदा ने। इसके बाद हम देखें सेकंड जो कलाकार, पहले कलाकार ने जिसने सजाने का काम किया, दूसरे कलाकार थे जिसने कैलीग्राफी जो सुलेख करने का काम किया था, ठीक है, वो थे प्रेम बिहारी राजदा। दूसरे कलाकार प्रेम बिहारी राजदा ने मेहनताना ठुकरा दिया था। भारत के संविधान से जुड़ी एक रोचक कहानी यह भी है कि इसकी मूल प्रति टाइपिंग या प्रिंट में उपलब्ध नहीं है। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई थी। इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। रायजादा ने पेन होल्डर निब से भारत के संविधान के प्रत्येक पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षरों से लिखा है। सुलेखनी यानी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी का खानदानी शौक था। मतलब इसकी जो खानदानी, मतलब प्रेम बिहारी राजदा थे, इनके खानदानी पेशा था कैलीग्राफी करने का काम, मतलब हाथों से हैंड राइटिंग से लिखने का काम, इनके पूर्वजों के द्वारा खानदानी पेशा था इनका। संविधान को बनाने में जहां 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, वहीं हाथों से इसे लिखने में 6 महीने का समय लगा था। लेकिन इस बार इस काम से एक जुड़ा एक रोचक किस्सा यह भी है कि जब प्रेम बिहारी से सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए मेहनताना के बारे में पूछा, मतलब पैसे के बारे में पूछा, आप इसके लिए कितना पैसा लोगे बारे में पूछा, तो उसके बारे में एक बड़ा गंभीर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, और ना कोई मुझे कोई महंगा उपहार चाहिए, लेकिन उन्होंने संविधान के हर पृष्ठ पर अपना नाम और अंतिम पृष्ठ पर अपने दादाजी का नाम रखने की शर्त रखी थी। क्योंकि ये कला उन्होंने अपने दादाजी से सीखी थी, इसलिए अंतिम पृष्ठ पर अपने दादाजी के नाम लिखने का भी अनुरोध उनसे किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो इसी प्रकार की संविधान की जो डिजाइन तैयार की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हो जो डिजाइन जैसे सजाया, भव्य तरीके से सजाया दिख रहा है आपको, ये आपकी नंदलाल बोस की अध्यक्षता में सजाया गया है। और नीचे आप देख पा रहे हो जो हैंड राइटिंग, जो इटैलिक वर्ड में जो लिखा हुआ हैंड राइटिंग है, ये आपकी प्रेम बिहारी राजदा के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के ने क्या क्या कार्य किए थे, संविधान सभा के क्या क्या कार्य थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा का पहला कार्य संविधान सभा ने किया, वो था फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार कर उसका निर्माण किया। संविधान सभा का निर्माण इसका पहला संविधान सभा का कार्य था, जो कि संविधान सभा द्वारा संविधान को बनकर तैयार किया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को बनाकर तैयार किया गया। इसकी पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक होती है, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा इसका जो कार्य था वो था एडेप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय जो झंडा था भारत का, राष्ट्रीय झंडे को, जैसे हम तिरंगा कहते हैं, तिरंगे को स्वीकार करना। ठीक है, जो कि 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इसको स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद हम बात करें कि तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है एडेप्टेशन ऑफ नेशनल एंथेम, अर्थात राष्ट्रीय गान को, भारत के राष्ट्रीय गान को स्वीकार करना, जो कि 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से एडेप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रीय गीत को स्वीकार करना, जो भी ये भी आपका 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। हम बात करें कि जो आपका जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये एक ही दिन क्यों स्वीकार किया गया,
तो इसके पीछे एक कहानी ये बताई जाती है कि जो आपको वंदे मातरम है, इससे पहले राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जा रहा था। अर्थात जो आज का जो राष्ट्रीय गीत है, अर्थात जिसे हम वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम पहले राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाना था। लेकिन क्योंकि वंदे मातरम जो वंदे मातरम का विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, तो इसकी वजह से जो कुछ मुस्लिम लीग नहीं, सॉरी, मुस्लिम जो संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्य थे, उनकी तरफ से विरोध किया गया। इसके कारण जो आपके सेकंड प्रायोरिटी पर था, जो सेकंड प्रायोरिटी मतलब राष्ट्रीय गान के रूप में सेकंड प्रायोरिटी पर था, जो जनगण मन जो आपका सेकंड प्रायोरिटी पर था, जो वंदे मातरम तो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पर था राष्ट्रीय गान के रूप में, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर था वो सेकंड प्रायोरिटी पर आ गया, जो सेकंड प्रायोरिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो वंदे मातरम शब्द है वो माँ दुर्गा को डेडिकेट है। इसके पीछे की बात करें तो जो आपका जो वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखे गए एक उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ। इस आनंद मठ में एक कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसमें दो कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, एक्टर्स को दिखाया गया है। इसका नाम है महेंद्र और कल्याणी। जो महेंद्र और कल्याणी, जिसमें से शायद कहा जाता है कि महेंद्र और कल्याणी नाम की जो एक कल्याणी नाम की महिला थी और महेंद्र नाम का एक व्यक्ति जो था, वो जो कल्याणी नाम की जो महिला थी वो शायद प्रेग्नेंट थी। वैसे इस स्थिति में वो माँ दुर्गा की पूजा कर रही होती है, जो कि माँ दुर्गा के लिए डेडिकेट कुछ शब्द प्रयोग करती है, जहाँ पे वंदे मातरम शब्द का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार से वंदे मातरम शब्द जो है माँ दुर्गा के लिए डेडिकेट था वो, ठीक है। इसीलिए इसका मुस्लिम सदस्यों द्वारा संविधान सभा के मुस्लिम सदस्यों को विरोध किया गया और जो सेकंड प्रायोरिटी पर था वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो संविधान सभा का जो 5वां कार्य था वो था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति थे उनका भी चुनाव करना, ये संविधान सभा का कार्य था। जिसको इनका चुनाव भी 24 जनवरी 1950 को किया गया, हालांकि उन्होंने शपथ 26 जनवरी 1950 को ली थी। जो 6वां कार्य था वो था इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान को लागू करना, जो कि भारतीय संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की थी और इसी दिन भारत गणतंत्र घोषित हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से भारत जो गणतंत्र देश बन गया, ठीक है। क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो भारत की जनता द्वारा चुन लिया गया, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत क्या वो गणतंत्र देश बन चुका था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। साथियों, हम आज देखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी। तो आपको पता है कि जो ये पहले से तय हो चुका था कि अंग्रेज भारत को छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टली अगर अंग्रेज छोड़ के चले जाते तो हम देश को कैसे चलाते, इसके बारे में हमें सोचना पड़ता, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय जो राजनेता थे, जो भारतीय जो नेता थे, जिसमें पंडित नेहरू कुछ और उनकी कमेटियां सदस्य थे, जो अंतिम सरकार बनाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीयों को किस प्रकार से शासन चलाने की प्रक्रिया होगी, उनको ये बताना था कि शासन सत्ता कैसे चलाई जाती है। क्योंकि हम शासन और सरकार के मामले में बिल्कुल नए थे, हमें शासन और सरकार के मामले में कुछ चीज़ें पता नहीं थी। तो अंतिम सरकार के माध्यम से हमें ये सुनिश्चित करना था कि शासन सत्ता किस प्रकार से चलाई जाती है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 6 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनाने का आमंत्रित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित तो 2 सितंबर 1940 को नवनिर्वाचित जो संविधान सभा ने अंतरिम सरकार गठन किया, जो कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही थी। इसने 2 अगस्त को शपथ ली थी, ठीक है, और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, और जो कि 15 अगस्त 1947 तक रही थी। उसके बाद भारत ने अपनी स्वयं की सरकार बना ली थी। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय द्वारा की जाती थी। अगस्त 1946 में कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया ताकि ब्रिटिश सरकार के लिए सत्ता हस्तांतर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया सके। जैसे कि मैंने बताया, जब हम प्रक्रिया को सीख जाएंगे सरकार कैसे चलाते, तो इस प्रकार से ब्रिटिश की प्रक्रिया, जो सरकार हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है, वो आसानी से ब्रिटेन वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो सरल बनाया जा सके, और अंतिम सरकार ने 2 सितंबर को 1940 को कार्य प्रारंभ कर दिया था। हम आगे देखते हैं कि जो आपकी इसमें कितने सदस्य थे। तो इसमें कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्य सहित कुल 12 सदस्य शामिल थे। भारत में ब्रिटिशों के आने के बाद यह प्रथम अवसर था जब भारत की सरकार भारतीयों के हाथ में थी। 26 अक्टूबर को लीग द्वारा नामित 5 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया, और इन नए सदस्यों के स्थान पर बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त सदस्यों में हेरफेर किया गया। 2 सीटें पहले से खाली थी। इसके अलावा शरद बोस, सैयद अली जहीर व सर सफाद अहमद अली ने त्यागपत्र दे दिया था। इस प्रकार से यहाँ पे सीटें खाली कराएंगी थी मुस्लिम लीग के सदस्यों के लिए, ठीक है। कुछ से लीग के सदस्यों, जैसे इसमें आप कुछ सदस्य दिखाए गए, तो ये आपकी अंतिम सरकार के कैबिनेट के सदस्य कुछ इनमें दिखाए गए, तो ये इस प्रकार से आपके कैबिनेट के सदस्य बनाए थे, ठीक है। इसमें कुछ देखते हैं कि पास जो कुल मिलाकर 14 सदस्य थे, उनको कौन कौन से विभाग इनको आवंटित किए गए थे। तो सरकार के सभी 14 सदस्य के विभाग निम्नलिखित थे।
सबसे पहले बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, उसके बाद विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल के संबंधित मामले, इन सभी मामलों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास रखा गया था। उसके बाद से जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय उनके पास रखा गया था। उसके बाद हम बात करें बलदेव सिंह को दिया गया था रक्षा विभाग। उसके बाद हम जॉन माथे की बात करें, जॉन माथे को दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी को दिया था शिक्षा विभाग, और CH भाभा को दिया गया था कार्य, खनन एवं शक्ति विभाग। राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था खाद्य एवं कृषि विभाग, और आसफ अली को दिया गया था रेलवे विभाग, और जगजीवन राम को दिया गया था श्रम विभाग। उसके बाद हम देखेंगे लियाकत अली को दिया गया था वित्त विभाग। ठीक है, वित्त विभाग लियाकत अली को दिया गया था। TT चुंदरीकर को दिया गया था वाणिज्य विभाग, और अब्दुल रऊफ रफ्तार को दिया गया था संचार विभाग, और गंजाफर अली खां को दिया गया था स्वास्थ्य विभाग, और जोगिंद्रनाथ मंडल को दिया गया था विधि विभाग। ठीक है, इस प्रकार से 14 सदस्यों को मंत्री जो विभिन्न प्रकार के विभाग आवंटित किए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस जो पूछ लिया जाता है, ऐसा एग्जाम में पूछा गया कि जो अंतरिम सरकार बनाई थी उसमें विधि मंत्री कौन था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे जोगिंद्रनाथ मंडल थे। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन था, तो बलदेव, ये रक्षा विभाग दिया गया था बलदेव सिंह को। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है साथियों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपके लिए यहीं से आपके लिए आज के लिए बता लेता हूँ। थैंक यू।